bigger drop is converted into n small drops. Find energy required in this process. ऐसा करने में कितने एनर्जी का जरूरत होगा? ये जो सिस्टम है इसका इनिशियल एनर्जी लिखेंगे और फिर जब ये इससे छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो गया तो इस सिस्टम का फाइनल एनर्जी लिखते हैं और कितना फाइनली एनर्जी बढ़ चुका है तो एनर्जी जो है कितना एनर्जी हमको देना होगा तो U फाइनल माइनस U इनिशियल लिखते हैं दोनों एनर्जी। U इनिशियल कितना है तो सरफेस टेंशन इनटू इसका एरिया 4πr²। बाद में एनर्जी कितना है तो फाइनल एनर्जी सरफेस टेंशन इनटू एरिया 4πr² इनटू n नंबर ऑफ ड्रॉप्स है। छोटा r हम लोग को दिया हुआ नहीं, ये हम लोग माने हैं। छोटे r और बड़े r को रिलेट कैसे कर सकते हैं? वॉल्यूम कंजर्वेशन से। यहां जितना वॉल्यूम है उसी से मिलकर वो सारा छोटा ड्रॉप्स बना हुआ है। सो 4/3πr³ इज n टाइम्स 4/3πr³। वॉल्यूम कंजर्व कर दिए तो इससे छोटे r का वैल्यू आ गया कैपिटल R अपॉन n का पावर 1/3। तो यहां रख देते हैं। फाइनल एनर्जी है n इंटू टी इंटू 4πr² और इनिशियल एनर्जी है t इंटू 4πr²। ये फाइनल और इनिशियल एनर्जी पुट कर दिए तो एनर्जी आ गया t इंटू 4π n r² माइनस r²। तो 4πt छोटे r का वैल्यू उसको रख दिए तो n r² अपॉन n का पावर 2/3 माइनस r²। तो एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया 4πr²t इंटू n का पावर 1/3 माइनस 1। इतना एनर्जी इस प्रोसेस में रिलीज हुआ होगा। और यही इसका उल्टा अगर बोलता कि ये सारा ड्रॉप्स मिलकर ये बड़ा ड्रॉप बना रहा है तो बताओ इतना एनर्जी रिलीज नहीं हुआ, इतना एनर्जी हम लोग दिए हैं, है ना। और अगर उल्टा होता प्रोसेस कि ये सारा ड्रॉप्स मिलकर सिंगल ड्रॉप बना रहा है तो इतना ही एनर्जी रिलीज होता। तो यहां से यहां जाएंगे तो एनर्जी देना पड़ेगा और यहां से यहां आएंगे तो एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। हेडिंग डालेंगे एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर किसी भी ड्रॉप या बबल में जो अंदर का प्रेशर रहता है वो बाहर के प्रेशर से ज़्यादा होता है। कारण समझेंगे अभी। तो बबल या ड्रॉप के अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर से ज़्यादा है और ये जो प्रेशर का डिफरेंस है इसी प्रेशर को हम लोग एक्सेस प्रेशर बोल रहे हैं। अब क्यों है ये डिफरेंस? बिल्कुल उसको रबर शीट की तरह मानते हुए बात करते हैं। तुम एक बलून कंसिडर करो, ठीक है। बलून के बाहर का प्रेशर P0 है और बलून के अंदर का प्रेशर P है। एक इन्फ्लेटेड बलून है, फूला हुआ बलून, इसके अंदर का प्रेशर P और बाहर का P0। तो कौन सा प्रेशर ज़्यादा है? P ज़्यादा है या P0 ज़्यादा है या दोनों इक्वल है? तो हम लोग बोलेंगे P इज ग्रेटर देन P0।
लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अंदर वाला जो एयर है वो दो तरह से प्रेशर झेल रहा है। एक तो बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0 वो दबा रहा है, और दूसरा ये जो बलून है ना ये फूला हुआ है। फूला हुआ है तो ये क्या कर रहा है? कंप्रेस होना चाह रहा है ना। खिंचा हुआ रबर शीट है, तो ये खिंचा हुआ रबर शीट जो है ये भी अंदर वाले एयर को दबा रहा है। दबा रहा है तो ये दो दो तरीके से प्रेशर झेल रहा है, इसको भी झेल रहा है और प्लस ये वाला। तो अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर वाले प्रेशर से ज़्यादा हो गया। तो बिल्कुल यही हालात तो एक बबल या फिर ड्रॉप के साथ हो रहा है, क्योंकि उसका जो फ्री सरफेस है वो एक रबर मेम्ब्रेन की तरह है, बिल्कुल बलून की तरह कंसिडर करो, और वो अंदर के मटेरियल को दबा रहा है। तो अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर वाले प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा। तो अब ये प्रेशर का डिफरेंस कितना है, इसी प्रेशर को हम लोग एक्सेस प्रेशर बोल रहे हैं, और हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो जरा ये सिचुएशन देख लेते हैं। ये कोई ड्रॉप या बबल है। यहाँ का प्रेशर P, ये प्रेशर P0। तो P इज ग्रेटर देन P0, और ये P माइनस P0 जो है इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। हमेशा अंदर वाले साइड का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि कई बार पूरा बबल या ड्रॉप नहीं दिखे, सिर्फ थोड़ा सा कर्वेचर दिखे, तो हमेशा अंदर वाले साइड का प्रेशर ज़्यादा रहेगा। जैसे जैसे देखो यहाँ तीन टाइप का सिचुएशन हो सकता है। एक तो ये हो गया बबल के लिए, बबल मतलब अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है, या फिर ये ड्रॉप हो सकता है, खाली एक ही साइड एयर है बाहर की तरफ। यहाँ का प्रेशर P, यहाँ P0, तो यहाँ पर भी वही हालत है, P ग्रेटर देन P0, अंदर का ज़्यादा है बाहर के कंपैरिजन में। या फिर हो सकता है कि पानी के अंदर एक बबल हो, यहाँ का प्रेशर P और बाहर का प्रेशर P0, P ग्रेटर देन P0। मतलब कभी ऐसे कोई कर्वेचर दिख रहा है ना खाली ऐसा, तो ये कॉनकेव साइड के अंदर का ये वाला प्रेशर ज़्यादा होगा और ये कम होगा। ऐसे दिख गया, ये ज़्यादा होगा ये कम होगा, तो वही हम बोल रहे हैं अंदर के साइड का ज़्यादा होगा। तो ये तीन टाइप का सिचुएशन हो सकता है, बबल, ड्रॉप या फिर पानी के अंदर बबल। तो पानी के अंदर बबल है, मतलब इनमें फ़र्क क्या है? यहाँ लिक्विड के पास दो फ्री सरफेस है, यहाँ लिक्विड के पास एक फ्री सरफेस है। और ये पानी के अंदर जो बबल है, इस पानी के अंदर बबल में भी एक ही फ्री सरफेस है अंदर वाला, बाहर तो पानी के कांटेक्ट में। यहाँ बाहर में एक फ्री सरफेस है, अंदर में कुछ नहीं है, और यहाँ अंदर भी है और बाहर भी है। तो पानी के अंदर जो बबल है दैट इज इक्विवेलेंट टू ड्रॉप। जब हम लोग को बबल बोला जाएगा तो हम लोग ये वाला कंसिडर कर रहे होंगे। ऐसा सिचुएशन होगा तो वो प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड होगा डायग्राम में। सिंपली बोलता है कि बबल में एक्सेस प्रेशर कितना है, तो वो इस बबल का बात कर रहा होगा। तो अब देखते हैं कि ये जो प्रेशर का डिफरेंस है ये कितना आएगा। बबल के लिए निकालेंगे और ड्रॉप के लिए निकालेंगे। ड्रॉप के लिए जो निकालेंगे और इसके लिए सेम ही रहेगा। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप। तो अब जरा प्रोसेस समझना क्या है। जब एक ड्रॉप गिर रहा है, ड्रॉप को हम छोड़ दिए, गिर रहा है, तो गिर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है। अगर इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है, इसका मतलब इस पर नेट फोर्स जो है वो mg लग रहा होगा।
मतलब mg के अलावा बाकी सारा फोर्सेस इसके किसी भी पोर्शन पर बैलेंस्ड होगा। इसका कोई भी टुकड़ा लोगे तो उस पर नेट फोर्स कितना दिख रहा है, mg। मतलब बाकी जितना भी प्रेशर की वजह से, सरफेस टेंशन वगैरह की वजह से जो भी एक दूसरे पे फोर्सेस लग रहा है, नेट फोर्स बैलेंस्ड होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका एक टुकड़ा लेंगे और उस पर mg के अलावा जितना भी फोर्सेस लग रहा है उन सबको बैलेंस कर देंगे, क्योंकि नेट फोर्स इस सिस्टम पे क्या है, mg। g एक्सेलरेशन से गिर रहा है, तो g एक्सेलरेशन से गिर रहा है मतलब mg नेट फोर्स है। तो mg के अलावा ऑल अदर फोर्सेस आर बैलेंस्ड। तो यही काम हम एक्सेस प्रेशर के कैलकुलेशन के लिए करने वाले हैं। तो अब जरा ध्यान से देखें, ड्रॉप का आते ही बबल का तो तुरंत आ जाएगा। तो ये एक ड्रॉप है, तो हम इस ड्रॉप का आधा पोर्शन कंसिडर कर रहे हैं। अपर हाफ ले लिए, अब इस पर नेट फोर्सेस बैलेंस कर देते हैं अदर देन mg। तो क्या क्या फोर्सेस लग रहा होगा, बाहर जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसकी वजह से फोर्स लगा प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो पी नॉट, ये जो भी भले इसका जो भी सरफेस एरिया है, प्रोजेक्टेड एरिया तो पाई आर स्क्वायर है, तो पी इंटू पाई आर, पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। अंदर का प्रेशर, बबल के अंदर प्रेशर पी है, तो पी है तो यहां से इस सरफेस पर ऐसा लग रहा होगा पी इंटू पाई आर स्क्वायर। और तीसरा फोर्स बचा सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाला फोर्स, उसको जरा ध्यान से समझना। ये हेमीस्फेरिकल पोर्शन और ये बाकी बचा हुआ हेमीस्फेरिकल पोर्शन, ये बाहर का जो पूरा लेयर है ये एक रबर शीट है, खिंचा हुआ रबर शीट एकदम खींच के इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। अगर हम सही में ऐसे रबर शीट को काट दें तो क्या होगा, इसके ऊपर ये जो रबर शीट है ये सिकुड़ के, समझ लो ये हेमिस्फीयर के ऊपर, ये पूरे के ऊपर रबर शीट चढ़ा हुआ था, तो अगर हम ऐसे आधा काट दें तो ये पूरा ऐसे आ जाएगा, ऊपर ये सिकुड़ के छोटा सा बचेगा। ये बलून जब फट जाता है तो इतना बड़ा होता है, फटते ही छोटा सा रबर पीस बचता है। तो अगर ये काट दे तो ये पूरा रबर शीट जो भी ऐसे चढ़ा हुआ ये पूरा ऐसे सिमट जाएगा और ये नीचे वाला सिमट जाएगा। ऐसा हो जाएगा पक्का है। हम सरफेस टेंशन से फोर्स का डायरेक्शन दिखाना चाह रहे हैं। तो जब ये रबर शीट ऐसे चढ़ा हुआ है, समझो ये ऐसे पूरा मेंटेन्ड है ना, ये ऊपर वाला ऐसे ऊपर भागना चाहता है, ये नीचे वाला नीचे ऐसे भाग के सिकुड़ जाना चाहता है। तो ये जो पूरा ये रबर शीट इसके ऊपर चढ़ा हुआ है ये ऐसे सिकुड़ना चाह रहा है, ये नहीं सिकुड़ पाया है ना, अभी तो नहीं सिकुड़ पाया ना, ऐसा बना हुआ है। तो क्यों? क्योंकि इस पर ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको ऐसे खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है, चारों तरफ से ऐसे टाने हुए हैं, तभी इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। और ये नीचे वाले रबर शीट को यहां से वैसे ऊपर खींचा जा रहा है इस वाले पोर्शन के द्वारा, तभी ये रबर शीट ऐसे मेंटेन्ड है। ऊपर वाला नीचे वाले को खींच रहा है, नीचे वाला ऊपर वाले को खींच रहा है। तो ये जो पूरा ऐसे रबर शीट चढ़ा हुआ है इसको ऐसे इस तरह से खींचा जा रहा है इसके द्वारा। तो ये हुआ सरफेस टेंशन के द्वारा लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन। कितना होगा? T इंटू 2πr। बस हो गया। P इंटू πr स्क्वायर ऊपर की तरफ, नीचे P नॉट इंटू πr स्क्वायर नीचे की तरफ, T इंटू 2πr, दिस इज इक्वल टू 0। तो P माइनस पी नॉट इंटू πr स्क्वायर इज 2πr इंटू टी। इसमें से πr कैंसिल हो गया, P माइनस पी नॉट, ये जो
एक्सेस प्रेशर हुआ, इसका वैल्यू आ गया 2T/R। तो स्फीयर के अंदर एक्सेस प्रेशर 2T/R के बराबर होगा। ये याद रखना है हम लोग को, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप। और अगर बबल का बात करें तो एक जरा सा चेंज आएगा। अब मान लो ये बबल है तो क्या होगा कि यहां पर बाकी सारा चीज वैसे ही है, जैसे थिन सा लेयर है तो अंदर भी एयर है, बाहर भी एयर है। तो अब सरफेस टेंशन जो T/2πr लग रहा था, बाहर वाले लेयर की वजह से भी लगेगा और अंदर वाले की वजह से भी लगेगा। तो ये 2T/2πr हो जाएगा। तो अब बबल के लिए करेंगे तो यहां पर एक 2 और लग जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये भी 4 हो जाएगा। तो ये आ गया एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ बबल। बबल के लिए 4T/R और ड्रॉप के लिए 2T/R। और R जितना कम है जितना छोटा रेडियस का बबल या ड्रॉप है उसके अंदर का एक्स्ट्रा प्रेशर उतना ज्यादा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आ रहा है। ठीक है, अब जरा इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। जैसे हम लोग कई बार सोप बबल जो बनाते हैं, वही वो सोप सॉल्यूशन में उसको डिप करते हैं और फिर फूंक मारते हैं तो सोप बबल बनता है। तो कई बार हमको ऐसा दिखता है कि 2 सोप बबल एक साथ अटैच हो गया है, एक कॉमन सरफेस जनरेट कर लिया है। तो ये 2 अलग अलग सोप बबल था, सेम मटेरियल का बना हुआ, एकदम सेम सोप सॉल्यूशन से 2 बबल बना हुआ है। ये R1 रेडियस, ये R2 रेडियस। फिर क्या होता है, समहाउ दे कंबाइन और ये मिलकर एक कॉमन बबल तैयार कर लेता है। तीन सिचुएशन यहां पर ड्रॉ किया गया है। ये दोनों मिलकर कंबाइंड बबल बनाया। यहां पर ये बिल्कुल फ्लैट है, यहां पर ये सरफेस ऐसा जैसे इसका कर्वेचर था उसी टाइप का ले लिया है, और यहां पर ये ऐसा छोटे वाले बबल के हिसाब से कर्वेचर ले लिया है। तो यहां पर फ्लैट है, यहां पर ऐसे, इधर इस तरीके से। हमको ये बताना है कि इन तीनों में से एक्चुअली में कौन सा शेप अटेन करने वाला है। इन तीनों में से एक पॉसिबिलिटी होगा, इन तीनों में से कौन सा पॉसिबिलिटी यहां पर सही साबित होने वाला है। तो ये वाला एक्चुअली में ये वाला शेप अटेन करेगा। क्यों करेगा समझना। देखो यहां का प्रेशर P1, यहां का प्रेशर P2 और सराउंडिंग P0 है। हमको पता है P1 ग्रेटर देन P0, ठीक है, P2 ग्रेटर देन P0, लेकिन P1 P2 में ज़्यादा कौन होगा। यहाँ का भी प्रेशर बाहर से ज़्यादा है, यहाँ का भी ज़्यादा है,
बट ये छोटे वाले ड्रॉप का ज़्यादा ही थोड़ा होगा एक्स्ट्रा में, क्योंकि रेडियस इसका कम है। तो P2 ग्रेटर देन P1, छोटे वाले ड्रॉप के साइड में प्रेशर और कम है। तो अब यहाँ P1, यहाँ P2, P1 P2, P1 P2, तो हमेशा कॉनकेव साइड का प्रेशर ज़्यादा है। तो ये फ्लैट तो हो ही नहीं सकता, इधर उधर का प्रेशर सेम होगा तब ये फ्लैट होगा, नहीं है प्रेशर सेम। P1, हाँ, कौन सा ज़्यादा है? P2 ग्रेटर देन P1 है, 2 का प्रेशर ज़्यादा है, तो हमेशा कॉनकेव साइड का प्रेशर ज़्यादा होगा, तो कर्वेचर इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का बनेगा। तो P2 ग्रेटर देन P1, ऐसा बनने का मतलब है कि ये P1 ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये बना। चलो अब सवाल को अगर आगे बढ़ाया जाए कि इसका रेडियस तो R1 है, पता है, इसका रेडियस R2 है, इसका रेडियस R है, ये जो बीच में कॉमन सरफेस बना इसका कुछ नया ही रेडियस आएगा। हाँ, अगर ये दोनों ड्रॉप एकदम बराबर, दोनों बबल बराबर साइज का होता ना तो ये फ्लैट हो जाता। तो अब ये जो अंदर वाला रेडियस है, फाइंड वैल्यू ऑफ R, और यहां से जो R का वैल्यू आएगा उसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम यहां और इसमें बाहर में बड़े वाले ड्रॉप और बाहर का प्रेशर डिफरेंस लिखें तो P1 माइनस P0 इज 4T/R1, P2 माइनस P0 इज 4T/R2। दोनों ड्रॉप के लिए एक्सेस प्रेशर लिख लिए और 2 माइनस 1 कर देते हैं, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये आ गया P2 माइनस P1 इज 4T 1/R2 माइनस 1/R1, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ और यहाँ पर देखें तो यहाँ का प्रेशर P2, यहाँ का प्रेशर P1, तो इन दोनों में यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है तो एक्सेस प्रेशर कितना होगा? यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर R है तो P2 माइनस P1 4T/R लिखा जा सकता है। जैसे कि P1 माइनस P0 4T/R1 लिखा जा रहा है, वैसे P2 माइनस P1 को 4T/R, R अंदर का रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो अब इन दोनों से P2 माइनस P1 यहाँ पर भी है, P2 माइनस P1 यहाँ पर भी है, तो 4T/R इज इक्वल्स टू 4T 1/R2 माइनस 1/R1। इसको उड़ा देते हैं और अपने पास बचा 1/R इज इक्वल्स टू 1/R2 माइनस 1/R1। यह आ गया अंदर वाले कॉमन इंटरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला। इसको हम लोग याद रखेंगे, 1/R इक्वल्स टू 1/R2 माइनस 1/R1, या इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है कि R इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। उसी को अरेंज करके लिख दिए हैं। तो ये बात हुआ एक्सेस प्रेशर पर। हेडिंग डालते हैं अब, एंगल ऑफ कांटेक्ट। समझते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है। जब किसी कंटेनर में हम लोग लिक्विड डालते हैं तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि लिक्विड ऐसा फ्लैट टाइप का होगा, फ्लैट सरफेस लिए हुए हैं, बट एक्चुअली में ये थोड़ा सा कर्वेचर गेन कर लेता है।
थोड़ा सा कॉनकेव या कॉन्वेक्स टाइप का हो सकता है, इधर इस तरीके से, या फिर ऐसा, इस टाइप का पॉसिबिलिटी हो सकता है। ऐसे कॉनकेव या कॉन्वेक्स टाइप का सरफेस अटेन कर लेगा। अगर ऐसा कर रहा है तो यहां पर इस जगह पर अगर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, ये जो एंगल बन रहा है, या यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करें एकदम जहां से कंटेनर के कांटेक्ट में है, तो लिक्विड के फ्री सरफेस पर हम एक टेंजेंट बनाए, कहां पर, जहां पर वो कंटेनर से कांटेक्ट में, तो ये जो एंगल बन रहा है थीटा, इसी थीटा को एंगल ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है। इस केस में हम लोग को दिख रहा है कि थीटा एक्यूट है और इस केस में थीटा ऑब्ट्यूस है। ऐसा वाटर के लिए होता है और इस टाइप का बिहेवियर मरकरी के लिए दिखता है। और भी लिक्विड का इस टाइप का बिहेवियर हो सकता है, बट यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो मोस्टली यूज्ड लिक्विड है इस चैप्टर में, वो है H2O मतलब वाटर और Hg, जिनके लिए भी ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट, पहले एक सवाल ये दिमाग में आएगा कि ऐसा बना क्यों, हम लोग उस पर भी आ रहे हैं अभी। पहले एक बात समझो कि जिस भी लिक्विड के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है, लेस देन 90 है, ऐसे लिक्विड्स को हम लोग बोलते हैं वेटिंग लिक्विड। एंड जो भी जिसके लिए थीटा ग्रेटर देन 90 है, दीज आर नॉन वेटिंग लिक्विड्स। नॉन वेटिंग लिक्विड है ये। वेटिंग लिक्विड वेट मतलब गीला, तो वो बिल्कुल वहीं से आया। ये वेटिंग लिक्विड मतलब ऐसा लिक्विड जो कि गीला कर रहा है, जो कि सरफेस से चिपक रहा है, और ये वो लिक्विड है जो कि किसी को गीला नहीं करेगा। मतलब जैसे तुम हाथ में पानी का एक ड्रॉप लो, ठीक है, और फिर उसको ऐसे गिरा दोगे, तुम देखोगे तुम्हारे हाथ में पानी चिपक गया है, कुछ नीचे गिरा और बाकी पानी तुम्हारे हाथ में चिपका हुआ है। तो पानी जो है, या तुम एक ग्लास में पानी लिए और उलट दिए, पानी बाहर चला गया, देखोगे कि ग्लास के वॉल से कुछ कुछ ड्रॉपलेट्स चिपका हुआ है, पानी पूरी तरह से